Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं यूपी बोर्ड का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व। कौन सा पेपर? 2021 टू 22। तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं फिर जल्दी से। अब देखो, इसमें कुछ रूल्स हैं। पहले तुम्हें 15 मिनट दे दिए जाएंगे, है ना, जिसमें तुम क्या करोगे, अपना क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लोगे और डिसाइड कर लोगे कि तुम्हें पहले कौन सा सेक्शन करना है। अब एक चीज जो मैं हर बार बोलती हूँ, दोबारा बता रही हूँ कि हमेशा आप जो भी सेक्शन उठाओ, चाहे आपको सेक्शन ए करना है, बी करना है, सी करना है या डी करना है ना, तो आप वही सेक्शन के क्वेश्चन आंसर्स ऊपर नीचे कर सकते हो। उसके अलावा ऐसा मत करना कि बी सेक्शन का ए सेक्शन में, सी सेक्शन का डी सेक्शन में या डी का ए में। ऐसे कर रहे हो तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो किसी भी सेक्शन का दूसरे सेक्शन में नहीं करना है। अगर आप सेक्शन ए में आपको 8th 9th नहीं आ रहा है तो आप पहले 10th 11th 12th कर लो, फिर 8th 9th कर लेना, है ना। लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन जो है सेक्शन ए का दूसरे सेक्शन में नहीं करोगे। और वैसे ही बाकी सबके साथ भी है कि किसी भी सेक्शन का आप किसी दूसरे सेक्शन में क्वेश्चन आंसर्स नहीं करते। उस सेक्शन का आप कर सकते हो ऊपर नीचे अच्छे से नंबर डालना कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला आंसर कर रहा हूं मैं, लेकिन बस उसी सेक्शन के अंदर। क्लियर? तो इस तरीके से ध्यान रखना। अब तुम्हारा जो पेपर है यूपी बोर्ड वाले बच्चों का, इसमें कितने हैं? 4 सेक्शन है आई गेस, है ना। अब देखो, सेक्शन ये होता है तुम्हारा रीडिंग। रीडिंग सेक्शन में क्या होता है, मोस्टली अनसीन पैसेजेस आते हैं। अनसीन पैसेजेस कैसे सॉल्व करते हैं, तुम्हें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अनसीन पैसेजेस हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार इसको रीड कर लेते हैं जल्दी से, फिर क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और जल्दी जल्दी इसके आंसर्स मार्क करेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा क्या है, पहला, कैटरेक्ट इज द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस विच इज ऑल्सो कॉज बाय डैमेज टू द कॉर्निया। कैटरेक्ट क्या होता है, एक बहुत ज्यादा क्या है, बड़ा कॉज है अंधा होने का। और इसमें क्या होता है, हमारी जो कॉर्निया है वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है ना। It occurs more often in old age. As one starts growing old, the lens of the eyes hardens, loses its transparency, and becomes opaque. It obstructs the light rays from entering the eye. ठीक है। अब क्या होता है कि ओल्ड एज में ज्यादा होता है, इसमें क्या होता है, लेंस जो होता है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, एज के साथ हार्ड होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंसी खो देता है। ट्रांसपेरेंट होना कोई चीज जिसमें से आपको आर पार दिख सके, और ट्रांसपेरेंट का जस्ट ऑपोजिट क्या है, ओपेक। ओपेक जिसमें से आपको दूसरी तरफ ना दिखाई दे, है ना। The onset of cataract blurs the vision. Sometimes the cataract patient sees multiple images instead of a single object image. ठीक है। कैटरेक्ट क्या करता है आपका, क्या करता है, या तो आप जो देखते हो वो ब्लर हो जाता है, धुंधला हो जाता है, या फिर आपको जो है एक साथ बहुत सारी इमेज बन रही होती है आपकी आईज में। मतलब आपको जैसे कोई एक ही पर्सन है, उस वो आप 2 3 देख रहे होते हो, ऐसा होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट, द अफ्लिक्टेड पर्सन लूजेज हिज और हर विजन एंड द वर्ल्ड बिकम्स डार्क टू हिम और her। और जैसे जैसे क्या होता है, कैटरेक्ट बढ़ता रहता है ना, ऐसे ऐसे क्या होता है, जो पर्सन है जो उससे अफेक्ट हुआ है, उसके साथ क्या होता है कि वो धीरे धीरे अंधा हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, हाउएवर द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन बी अट्रीब्यूटेड टू इट्स फॉर्मेशन। अब कैटरेक्ट का जो डेवलपमेंट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत ज्यादा कैसा है, ऐसा है, टफ है, कठिन सा प्रोसेस है ना। Cataract generally develops in old age, but sometimes children are born with cataract because of hereditary defect। ठीक है। ज्यादातर तो जो कैटरेक्ट है वो कब होता है, बुढ़ापे में ही होता है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तभी होता है मोस्टली। लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, ऐसे केस होते हैं जिसमें बाय बर्थ, मतलब बच्चे को कैटरेक्ट हो ही जाता है हेरिडेटरी डिफेक्ट की वजह से, मतलब जीन्स की वजह से वो इनहेरिट कर लेता है। Eye injuries too can cause cataracts. People exposed to sun rays for longer periods develop cataract earlier than others। ठीक है। अगर आपकी आंख में ज्यादा जोर से लग गई है चोट, उसकी वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है। जो लोग ज्यादा धूप में रहते हैं, धूप की किरणें उनकी आंखों में जाती है, उनको भी जल्दी कैटरेक्ट हो जाता है। Researchers opine that the smoke inhaled while smoking carries substances internally damaging the eyes। अब देखो, स्मोकिंग है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लंग्स के लिए इंजीरियस है, वो साथ में आपकी आईज को भी नुकसान पहुंचा रही है, तो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, है ना।
Ultraviolet radiation, invisible to the human eye, is linked to skin cancer. The victim loses vision and the world becomes dark. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिससे आपको स्किन कैंसर भी हो जाता है, उससे भी आपकी आईज पे अफेक्ट आ जाता है और आप अंधे हो सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो था हमारा अनसीन पैसेज था। अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो। व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस? ब्लाइंडनेस का मेजर कॉज क्या है? अभी हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा? कैटरेक्ट इज द major cause of blindness which is also caused by the damage of cornea। ठीक है, तो ये वाली आपका हो जाएगा आंसर 1। तो आप यहाँ ऐसे आंसर 1 मार्क नहीं करोगे, आपको क्या करना है कि भाई आपने ये देखा तो ये क्वेश्चंस लिखे, आपने क्या किया, अब जैसे वो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 डाल के आप आंसर लिखोगे। क्वेश्चन लिखने कोई नहीं बैठेगा, क्वेश्चन लिखना है ही नहीं आपको। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अच्छा दिखाने के लिए पहले क्वेश्चन लिखेंगे ब्लैक पेन से और फिर ब्लू से आंसर लिखना शुरू करेंगे। आपके पास इतना टाइम नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? अपना वो जो टाइम है वो आप इस चीज में यूज करो कि आप अच्छा लिखो। तो क्वेश्चंस कोई बच्चा नहीं लिखेगा, सिंपल नंबर डालो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है तो ठीक है, ये पूछा है तुमने, वहां पे देखा, हाँ भाई ये आंसर है, वहां का ऐसा तुम अपनी आंसर शीट में उतारोगे कि भाई आंसर नंबर 1, कैटरेक्ट इज द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस व्हिच इज आल्सो कॉज्ड बाय द डैमेज टू द कॉर्निया। क्लियर? समझ आ गया? क्वेश्चंस कोई नहीं उतारेगा, टाइम अपना कोई वेस्ट नहीं करेगा, है ना? टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है, तो अपना टाइम कोई भी बर्बाद नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 डाला, ठीक है, लिखा आंसर नंबर 2, व्हाई डज द लेंस ऑफ द आई बिकम ओपेक इन ओल्ड एज? क्यों हो जाती है भाई? ये रहा, as one starts growing old the lens of the eye hardens, loses its transparency and becomes opaque। सिंपल यहाँ तक का तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ऐसा का ऐसा तुम्हें आंसर नंबर 2 डाल के कॉपी में लिख देना है अपनी, यहाँ से देखकर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, हाउ डज कैटरेक्ट अफेक्ट इट्स विक्टिम अल्टीमेटली? कैसे जो है एंड में क्या होता है ना? तो तुमने क्या लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। थर्ड, समटाइम्स द कैटरेक्ट पेशेंट सीज मल्टीपल इमेज इंस्टेड ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट इमेज, बिकॉज ऑफ द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट द अफ्लिक्टेड पर्सन लूजेस हिज और हर विजन एंड द वर्ल्ड बिकम डार्क टू हिम। तो अल्टीमेटली मतलब एट द एंड क्या हो रहा है, दुनिया पूरी अंधकार में चले गई है उसके लिए, क्योंकि वो ब्लाइंड हो गया है, अंधा हो गया है। ठीक है, यहाँ तुमने आंसर देखा, एज इट इज आंसर नंबर 3 डाल के लिख दिया। समझ आ गया? अब एक चीज और, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तुम बोलोगे मैम फिर यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तो हमने ये डाल दिया, फिर आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका क्या करेंगे? तो कैसे लिखा तुमने, पहले डाला क्वेश्चन नंबर 1, अब उसका डाला तुमने आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3। ठीक है, समझ आ रही है? इस तरीके से करोगे, कभी भी कोई क्वेश्चन है जिसके आगे ऐसे पार्ट्स हैं तो आप इस तरीके से उसके करते हो। क्लियर हो गई इतनी चीज? नेक्स्ट देखो, गिव एनी 2 फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैटरेक्ट। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कैटरेक्ट हो जाता है? तो हमने यहाँ पर देखा, इसमें देखो कितने सारे हैं, लेकिन हम जो मेन है वो ये लगाते हैं। एक तो पीपल एक्सपोज टू सन रेज, है ना, ये वाला पॉइंट लगा दिया एक। तो इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाला लगा दो या फिर स्मोक वाला। चलो स्मोक वाला लगा देते हैं। ठीक है, बहुत है, ज्यादा है नहीं, 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का है, बस इतना लिखो। अगर तुम्हें इसके आगे लिखना है तो तीसरा ये लिख दो। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाला डाल दो या इंजरीज वाला डाल दो। 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट डाल दो। ठीक है, समझ आ गई कहानी? बहुत सारे पॉइंट है तुम्हारे पास, ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 पॉइंट हैं, जिसमें से तुमने 3 डाल दिए, तुम्हारे 3 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, या तो अल्ट्रावायलेट वाला डाल दो या ये आई इंजरी वाला डाल दो, है ना? तो यहाँ तुम्हारे 3 पॉइंट हो गए, तुम्हारे 3 मार्क्स तुम्हें मिल गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। देखो मैंने जैसे बोला था ना, क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर उसके पार्ट्स आ जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 डालोगे, फिर आंसर नंबर 1 डालना। ठीक है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कॉम्प्लिकेटेड? कॉम्प्लिकेटेड, कठिन, जिसे बहुत मुश्किल हो समझने में, ऐसा वर्ड कौन सा बताया था मैंने तुम्हें? कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल तुम्हें क्या करना है भाई, ये रहा, तो आगे तुमने आंसर डाल के क्या लिख दिया? कॉम्प्लेक्स। बस यहाँ तुम्हारा 1 नंबर पक्का। ठीक है, विच वर्ड इन द पैसेज इज ऑपोजिट ऑफ शॉर्टर? शॉर्टर का ऑपोजिट तो तुम ऐसे ही लिख सकते हो, लॉन्गर। ठीक है, इसमें भी देख लो,
कहाँ पर है, ढूंढो जरा। यहाँ पर था, ये रहा लॉन्गर। ठीक है, लॉन्गर लिख दिया तुमने, 1 नंबर आ गया। फाइंड द वर्ड दैट मीन्स दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट एंटर। अब मैंने तुम्हें एक पॉइंट बताया है यहाँ पे, ये वाला, कि भाई लेंस हार्ड हो जाता है तो ट्रांसपेरेंसी खो देता है। ट्रांसपेरेंसी खो जाएगा तो क्या होगा, जो तुम्हारी रेज है जो वो वापस रिफ्लेक्ट होके जो इमेज बनाती है वो नहीं बनेगी रिफ्लेक्ट होके, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है कि लाइट जो है वापस एंटर नहीं कर पा रही, क्यों, क्योंकि हमारी आईज कैसी हो जाती है, लेंस कैसे हो जाता है, ओपेक। तो वो वर्ड कौन सा है जिसमें से लाइट एंटर नहीं कर सकती, ओपेक। तो बस सिंपल यहाँ तुमने क्या लिखना है भाई, ओपेक होता है वो वर्ड, बस। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें अपना काम करना है। समझ आई इतनी चीज, चलो आगे चलते हैं। अब सेक्शन भी है तुम्हारा राइटिंग सेक्शन। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 10 मार्क्स का है। आर्टिकल भी लिखवाना सिखाए हैं मैंने, आर्टिकल सिखाए हैं ना, और बहुत अच्छे से सिखाए हैं। देखो 10 मार्क्स का है आर्टिकल, तो आर्टिकल तीनों में से कोई एक करना है। और तीनों टॉपिक्स बहुत इजी हैं, तुम्हें पढ़ के भी जाने जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखना है जाके। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कैसे भाई मेल और फीमेल में भेदभाव होता है, उस बारे में लिखना है। या फिर आज एजुकेशन कैसी है आज के टाइम की, उस बारे में लिखना है। या फिर इंडिया के फेस्टिवल्स कैसे हैं, सबसे इजी, सबसे इजी, सब बच्चे लिख सकते हैं और बहुत अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो आओ तीनों में बता देती हूँ। तुमने क्या करना है, जब भी आर्टिकल लिखोगे पहले बोल्ड लेटर्स में तुम जो भी तुम्हें टॉपिक दिया है वो लिखोगे। फिर बाय लाइन आती है, अगर तुम्हें कोई नाम नहीं दिया है तो अपना नाम डालोगे, जैसे मैंने मेरा डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ लिखना शुरू कर दो। भाई पहला है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सोसाइटी कैसे मेल फीमेल में भेदभाव होता है वो। तो इंडिया इज अ patriarchal society which likes to hold on to its traditional beliefs and practices. For instance, women living in rural areas are not allowed to go to school. इंडिया एक ऐसी सोसाइटी, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है जो किस चीज में बिलीव करती है, पेट्रियार्कल सोसाइटी होने का मतलब जो प्रथाओं में पुरानी जो भी चलती आ रही हैं चीजें उनमें बिलीव करती है, ऐसी कंट्री मानी जाती है इंडिया। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल है ना, कोई एग्जाम्पल देखें कि भाई जो ये गांव वाले एरिया हैं, विलेजेस हैं, वहां पर जो लड़कियां होती हैं उन्हें स्कूल जाने को भी अलाउ नहीं किया जाता। होता है ना बहुत से केसेस ऐसे, यहाँ इवन यहाँ सिटी में भी है, सिर्फ विलेज तो छोड़ो, सिटी में भी है कि जो मतलब थोड़े गरीब हैं लोग, वो अपने बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते, है ना, क्योंकि उन्हें ज्यादा एजुकेशन ही नहीं है। एज सून एज दे हिट प्यूबर्टी दे आर मैरिड ऑफ वेदर और नॉट दे आर रेडी फॉर इट। ठीक है, जैसे ही वो प्यूबर्टी, जैसे ही वो टीन एज में आती है ना, जैसे ही वो 13, 12, 14 साल में आती है, उनकी शादी कर दी जाती है। पॉवर्टी एंड इलिटरेसी प्ले देयर पार्ट इन सच इल प्रैक्टिसेस अगेंस्ट वुमेन। गरीबी और इलिटरेसी, इलिटरेसी जो पढ़ते नहीं है, अनपढ़ जो होते हैं ना, जिनको एजुकेशन नहीं होती, जिन्हें इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो उस वजह से क्या होता है कि ऐसा गलत हो जाता है लड़कियों के साथ। डाउरी डेथ्स, मैरिटल रेप्स एक्सेट्रा आर फ्यू ऑफ द इविल्स ऑफ द सोसाइटी स्टिल डोमिनेटिंग tormenting women everywhere from villages to the cities। फिर क्या होता है, दहेज की मांग होती है जिसकी वजह से या तो सुसाइड हो जाता है या मर्डर हो जाता है, मैरिटल रेप्स हो जाते हैं क्योंकि लड़की बहुत छोटी होती है, एज में किसी चीज के लिए रेडी नहीं होती है ना। उसके अलावा और भी चीजें हैं जो अभी भी गाँव में भी और सिटीज में भी जो है टॉर्चर कर रही है women को। Legislations for women remain merely words, at times unable to protect them. The Dowry Act, the Marriage Act, the Property Act should be enforced strictly. Eve teasing and sexual harassment of women should have no place in a civilized society। मतलब एक्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन सिर्फ बोलने के हैं, कभी भी काम नहीं आते जब प्रोटेक्ट करने की बारी आती है किसी लड़की को। कितना कुछ हो जाता है, रेप्स हो जाते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, ईव टीजिंग होती है। ईव टीजिंग मतलब आप किसी लड़की को छेड़ भी नहीं सकते, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। सब सुन लो, ठीक है। हर लड़के के लिए मैसेज है ये कि आपके आसपास जितनी भी लड़कियां हैं, ठीक है, सब अपनी मदर, सिस्टर, दूसरी और जो भी दोस्त वगैरह हैं या कोई भी लड़की है, आप किसी को कभी भी नहीं छेड़ोगे क्योंकि इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस और साथ में इट फील्स बैड, है ना। तो आप ऐसा नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे। सुन लो सब ध्यान से।
There should not be any kind of discrimination in the workplace. Wages of men and women should be equal. Children should be made to understand the meaning and importance of gender equality in school so that they learn to respect and treat women with dignity at an early age. Only then gender discrimination in the society will gradually come to an end. ठीक है, यहाँ पे क्या बात हुई कि भाई क्या होता है, अब देखो ना, अभी तो चलो सब कुछ इक्वल है, धीरे धीरे जो है वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, लेकिन पहले पता है क्या होता था, अगर हम मूवी इंडस्ट्री भी देखें तो क्या होता था कि जो हीरो होता था उसकी जो भी मतलब अमाउंट उसको दिया जाता था ना, फीस जो भी दी जाती थी वो काफी हाई होती थी एज कंपेयर टू द एक्ट्रेस हीरोइन। तो ऐसा अगर तुम यहाँ देखो, ऐसा ही जो है जॉब रिलेटेड भी होता था, मतलब हर फील्ड में ऐसा होता था, और अभी भी कहीं कहीं जगह होता है कि भाई आदमी है तो इसको ज्यादा पैसे दिए जाएंगे, है ना। तो ये जो सारी चीजें ये बचपन से ही अगर सिखाई जाए हमें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कभी भी होता। ठीक है, तो कभी भी अपनी बहनों को, अपने फ्रेंड्स को खुद से कम नहीं समझोगे। और ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई सिर्फ मतलब क्या होता है, आजकल लड़कियां भी जो है बहुत एडवांस हो रही हैं, है ना, तो लड़कियों को भी पता है कि उनके पास क्या क्या बोलते हैं पावर है, क्या राइट्स हैं, बट इट डजंट मीन कि लड़कियां भी जो है अपनी पावर्स का या अपने जेंडर का गलत इस्तेमाल करें। तो दोनों के लिए ही है ये राय मेरी कि भाई दोनों को एडवाइस है मेरी कि दोनों ऐसा कुछ गलत मत करो, क्योंकि होता है ना आजकल लड़कों को भी छेड़ दिया जाता है। तो ये दोनों तरफ की बात है, मैं यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं कर रही हूँ किसी का, बट हम जो है साथ मिलने के लिए हैं, साथ मिलकर चलने के लिए हैं, तो वो ध्यान रखो बस। ठीक है, और इसी तरीके से ये चीज जो है एंड हो पाएगी। तो ये तो तुमने लिख दिया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे। अब था स्टेट एजुकेशन, तो वही वापस बोल्ड लेटर में तुमने टॉपिक डाला, बाय लाइन में अपना नाम डाला। ठीक है, एजुकेशन मीन्स द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, इट मेक्स एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल, सेंसिटिव एंड अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग। एजुकेशन का मतलब क्या है कि भाई एक पूरा डेवलपमेंट होना, मेंटली, सोशली, फिजिकली, हर तरीके से एक डेवलपमेंट होना। क्योंकि देखो अगर एजुकेशन नहीं होगी, जैसे हमने पहले वाले में पढ़ा कि वहाँ पे एजुकेशन की कमी की वजह से जो है कितना मतलब बच्चियों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, उनकी शादियां जल्दी कराई दी जाती हैं, फिर उससे कितना ज़्यादा जो है उनके साथ गलत हो जाता है ना। तो ये सब किस वजह से ही हुआ है, एजुकेशन ना होने की वजह से। तो एजुकेशन आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्प करती है आपको डिसीजन मेकिंग में, आपको सही गलत सिखाती है ना। हमने जो भी चीज़ें सीखी हमारे टीचर्स से ही सीखी है मोस्टली। पेरेंट्स के बाद किसने सिखाया है हमें, एटिकेट्स किसने सिखाए, टीचर्स ने सिखाए, है ना। तो एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट हैज ऑलवेज बीन अ नोबल प्रोफेशन, एजुकेशन टुडे हैज टर्न्ड इनटू अ सक्सेसफुल बिजनेस। लेकिन आज के टाइम में एजुकेशन को बिजनेस बना दिया गया है ना। कितने सारे कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं, स्कूल्स में फीसेस कितनी हाई हो गई हैं, जो बेचारे गरीब बच्चे होते हैं वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, फिर उन्हें सरकारी स्कूल जाना पड़ता है। और सरकारी स्कूल में भी जो टीचर्स होते हैं वो कोई इतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, है ना। पता है हमें ये सब कि सरकारी स्कूल के टीचर्स जो हैं, बहुत कम ही टीचर्स ऐसे होते हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं वहाँ पर। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि एजुकेशन को भी बिजनेस बना दिया, जबकि एजुकेशन राइट है आपका, करेक्ट। At this, as this is the stage of cutthroat competition, everyone seems to be a rival here. Students are worried about their uncertain future. Parents want their children to become engineers or doctors. हमारे पेरेंट्स देखो क्या होता है, सबके पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग होते हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो सोचते हैं कि भाई मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा कुछ बड़ा बने ना। ऐसा ही सेम बच्ची के लिए भी होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पेरेंट्स की इतनी हाई होप्स हो जाती है हमसे कि जो बच्चे होते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं, वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं कि क्या होगा अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, क्या होगा, मुझे ले लो। ठीक है, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी क्लास में मैं फर्स्ट ही आई हूँ, है ना। तो एक अपने पेरेंट्स की क्या होती है, होप सेट हो जाती है कि यार ये बच्ची आगे जाके भी अच्छा ही करेगी। तो एमएससी तक आते आते ना मुझे मतलब ऐसा हो जाता था कि यार अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, यार अगर मैंने थोड़ा सा भी हो गया ऊपर नीचे तो पापा क्या सोचेंगे, मम्मी। लेकिन लेकिन आपके पेरेंट्स जो है ना वो बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो हर चीज़ समझते हैं, आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। मेरे केस में मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन क्योंकि मैं ही हमेशा से उनकी जो होप्स है वो सेट कर चुकी थी, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा फील होता था, हालांकि वहाँ से कोई फोर्स नहीं आता था। क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा जो है कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा बने, करेक्ट। क्यों, क्योंकि वो आपके लिए काम आएगा, उनके लिए कुछ काम नहीं आएगा।
पेरेंट्स के लिए वो चीज़ कभी काम नहीं आएगी, वो तुम्हारे ही फ्यूचर का सोचते हैं। तो इससे क्या होता है, कुछ-कुछ बच्चों पे लोड भी पड़ जाता है और बच्चे जो हैं डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो वही बात यहाँ पर की गई है। Although they guarantee sure success in the examination, their only aim is to mint money. अब देखो बहुत सी कोचिंग सेंटर्स बहुत अच्छे भी है जो जेन्युइनली मेहनत करते हैं आपके लिए, जैसे हमारे आशीष सर, करेक्ट? वो आपके लिए हमेशा बहुत जेन्युइनली मेहनत करते हैं और हमेशा लगे रहते हैं, और वैसे ही हम सारे टीचर्स भी कोशिश करते हैं कि उतना ही अच्छे से आपको हर चीज़ डिलीवर कर सकें, करेक्ट? लेकिन है ना, क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी कोचिंग्स खुल गई हैं अब छोटी-छोटी सी, जो क्या करती हैं, बस ठीक है बच्चा आएगा, हाँ भाई ठीक है ये पेपर है, कंपटीशन चल रहा है तो अभी तो भाई है ना बच्चा आएगा, तो बस उसको लूटो। तो बहुत सी ऐसी छोटी-छोटी जो कोचिंग सेंटर्स हैं, उनका सिर्फ़ एम क्या होता है कि आपसे पैसे निकलवाएँ। आपको कुछ देंगे नहीं इन रिटर्न, कुछ अच्छा पढ़ाएँगे नहीं। तो वही बात जो है यहाँ पर हुई है। क्लियर? But it kills drive, initiative, and originality of brilliant students. Most of these coaching centers provide spoon feeding for average students and they stress on learning by heart. The students who are weak in a particular subject are completely neglected, thus, they find proper guidance neither in school, home, or coaching center. अब क्या होता है, कोचिंग सेंटर्स जो ऐसे कोचिंग सेंटर्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि हाँ भाई ये बच्चा अच्छा है, इस पर थोड़ा और ध्यान दे लेंगे तो ये निकल जाएगा, हमारी कोचिंग का नाम फेमस हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि जो बच्चे बेचारे थोड़े वीक होते हैं, जिन्हें ज़्यादा अटेंशन की नीड होती है, उन्हें बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं कि छोड़ो इस पे क्या ध्यान देना, ये बच्चा अच्छा है। वो कहते हैं ना क्रीम, क्रीम वाला बच्चा, तो उसी पे ध्यान दे दिया जाता है, जिसकी वज़ह से जो वीक बच्चा है वो बेचारा स्कूल में भी नहीं कर पाया, फिर कोचिंग पे भी अच्छा नहीं कर पाता, है ना? तो वही यहाँ पे जो है आज की जो एजुकेशन है ऐसी हो गई है, यहाँ पे ये बात हो रही है। फिर लास्ट था आपका फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, इसमें तो हर बच्चा अपने हिसाब से लिख सकता है। ठीक है, वही पहले बोल्ड लाइन फिर बाय नेम। फिर इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री हैविंग डाइवर्स रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। दिस इज द रीजन व्हाई इंडियंस सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स थ्रू आउट द ईयर। As we are living in the fast paced world leading a mechanical life, we are under stress all the टाइम। इंडिया एक ऐसी कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, आज़ाद कंट्री है, जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग वेशभूषा के, भाषा के लोग रहते हैं, है ना? सबसे पहली चीज़ सारे बच्चे ये लिखेंगे, भाई इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है, जहाँ पे अलग अलग तरीके के ट्रेडिशन चलते हैं, अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, है ना? फेस्टिवल्स आर द आइडियल ओकेजन टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम स्ट्रेस एंड क्रिएट मेमोरेबल टाइम। अब जो लोग, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है फास्ट पेस का मतलब कि भाई सब जो है बस लगे हुए हैं कि उन्हें काम करना है, पैसा कमाना है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस हो जाता है ना, वो लाइफ जीना भूल जाते हैं। बट जब ऐसा कोई ओकेजन आता है, कोई त्योहार आता है, तो क्या होता है, घर वालों के साथ बैठते हैं, स्ट्रेस जो है वो रिलीज होता है ना, सबको अच्छा लगता है। तो वही बात जो है फेस्टिवल्स के लिए की गई है। इट इज ऑल्सो ड्यूरिंग द फेस्टिवल पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, दस यूनाइटिंग द कंट्री। तो अब देखो, अगर मैं बात करूँ तो हम जो है हर तरीके के फेस्टिवल्स मना लेते हैं, है ना? हम ईद भी मना लेते हैं, हम दिवाली भी मना लेंगे, हम सब मना लेंगे, ठीक है? तो इससे क्या होता है, हमारी जो कंट्री है वो कैसी होती है, यूनाइटेड फील करती है, एकता फील करती है ना, कि देखो हमारे जो दोस्त हैं वो हर कम्युनिटी के होंगे। कभी भी हम जो है ऐसा नहीं सोचते कि यार ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, नहीं। ही इज़ आवर फ्रेंड, शी इज़ आवर फ्रेंड। इतना हमारे माइंड में होता है, जिसकी वजह से हम जो है हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो हमारे साथ, हम उनके साथ। तो इससे क्या हो रहा है, यूनिटी बढ़ रही है ना? तो वही बात यहाँ पे है कि फेस्टिवल जो है यूनिटी बढ़ाते हैं। द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया, दिवाली, ईद, बैसाखी, क्रिसमस एक्सेट्रा। इन एडिशन टू द रिलीजियस फेस्टिवल्स, वी सेलिब्रेट द नेशनल फेस्टिवल्स लाइक इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे, विच आर कॉमन टू ऑल द पीपल लिविंग इन इंडिया। दिवाली, ईद, ये सारे तो मेन हो गए, है ना? इसके अलावा जो नेशनल फेस्टिवल है, जैसे हमारा स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, इस दिन क्या होता है, ये सबके लिए कॉमन है, जितने लोग इंडिया में रहते हैं उनके लिए कॉमन फेस्टिवल है। Irrespective of religion, caste, and creed, all Indians celebrate these festivals. These national festivals aimed at prompting brotherhood. Promoting brotherhood. Thus, festivals are very important in one's life to know the traditional values and customs of nation. India is a land of diversity, therefore, it is suffice to say that the number of festivals we enjoy is one of the ways in which it makes us feel proud of it. ठीक है, क्योंकि इंडिया में क्या है, डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी वेरिएशन है, अलग अलग
तरह के अलग-अलग जाति के लोग रहते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि इंडिया एक आज़ाद देश है और सब जो है मिल-जुल कर भाईचारे में रहते। इस तरीके से आप जो है लिखोगे, ठीक है? फिर है तुम्हारा लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखना है 120 टू 150 वर्ड्स में, ये भी देखो 10 नंबर का है। अब तुम्हारे पास क्या है, यू हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर फ्यू बुक्स विद मोहन पुस्तक मंदिर चौड़ा रास्ता जयपुर। यहाँ तुम्हारे पास पूरा एड्रेस है, रिसीवर्स एड्रेस है पूरा। You have not received the books till date. Write a letter them complaining about the non-compliance of your order. ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। You are सतीश गुप्ता residing in रामनगर कॉलोनी चूरू। ये हो गया तुम्हारा नेम और ये हो गया तुम्हारा सेंडर्स एड्रेस। तो तुम्हें यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है, डेट का फॉर्मेट तुम्हें पता है। तुम्हें क्या करना है, पहले हम सेंडर्स एड्रेस डालते हैं, तो पहले एड्रेस रहेगा रामनगर कॉलोनी चूरू, फिर जो भी डेट है वो डालोगे, इस फॉर्मेट में डालोगे। फिर तुम्हारे पास जो है रिसीवर्स एड्रेस है वो डाला तुमने, मिस्टर मोहन पुस्तक मंदिर 19 चौड़ा रास्ता जयपुर, इस तरीके से एड्रेस डाल दिया। फिर सब्जेक्ट क्या था तुम्हारा, नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर, वो डाल दिया। फिर सर आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर फ्यू बुक्स विद यू ऑन 1 जनवरी। आप देखो तुम्हें जो भी डेट है ना तुमने यहाँ डाली है, तुमने समझो अपनी प्रेजेंट डेट डाल दी जिस दिन तुम्हारा पेपर है ना, उस दिन की डेट डाल दी तुमने, 24 फेब डाल दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेट डालोगे वो तुम कम से कम डालना 15 दिन आगे की या 10 दिन आगे की, ठीक है। फिर आई हैव ऑलरेडी सेंट यू अ मनी ऑर्डर नंबर 6777 डेटेड 1 जनवरी 2000, जो भी है तुम्हारा 23 है, फॉर द रिक्वायर्ड अमाउंट। आई रिग्रेट टू से दैट द बुक्स हैव नॉट बीन रिसीव्ड टू डेट, दिस नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर हैज डिस्टर्ब्ड मी। तो यहाँ पे क्या बात हुई कि भाई मैंने जो है कुछ ऑर्डर किया था, तो जो भी डेट डालोगे उससे 10-15 दिन आगे की डेट डाली मैंने कि भाई इस दिन किया था और मैंने आपको जो है पैसे भी भेज दिए हैं इस डेट पर, लेकिन मैं जो है क्या हुआ कि मेरा जो ऑर्डर है वो अभी तक नहीं आया और इसकी वजह से मैं परेशान हूँ। The books ordered are very urgently needed. These were the books on English grammar that will help me to prepare for RAS entrance exam. जो books मैंने मंगवाई थी वो बहुत ज़्यादा urgent है, मुझे चाहिए, वो मेरी help करेंगी RAS का पेपर clear करने में। Since the books have not reached me, my studies are getting disturbed. क्योंकि मुझे अभी तक book नहीं मिली है तो मेरी studies ढंग से नहीं हो पा रही हैं। Kindly dispatch the books as early as possible. If they are not received within a week, the order will stand cancel. तो मुझे जो है मेरी बुक्स भेज दीजिए और अगर एक हफ्ते के अंदर बुक्स नहीं आई तो मैं ये ऑर्डर जो है कैंसिल समझूंगा। आई वुड अप्रिशिएट योर इमीडिएट अटेंशन टू दिस मैटर। ठीक है, मैं बहुत मतलब अप्रिशिएट करूंगा इस बात को कि आप जो है इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लें। फिर वापस स्पेस दोगे, योर्स फेथफुली, और जो नाम दिया हुआ है वो लिखोगे, ठीक है। अब तुम्हारे पास यहाँ क्या है ऑप्शन, अगर तुम्हें फर्स्ट वाला लेटर नहीं करना तो और तुम्हारे पास दूसरा वाला लेटर है, मतलब दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक करना है। और दिया हुआ है जहाँ भी, वहां पर दोनों में से, तीनों में से जितने भी ऑप्शन है उसमें से एक करना है। समझ आ रही है चीज? और लिखा हुआ है तो या तो वो वाला या तो ये वाला। तो अगर वो नहीं करना है तो दूसरा वाला देखो, यू आर अमन, अरमान और अर्पिता, ठीक है। यू आर अरमान और अर्पिता, लड़के हैं तो अरमान लिखेंगे, लड़की है तो अर्पिता लिखेंगे। ऑफ 14 MG रोड पुणे, सेंडर्स एड्रेस दिया हुआ है तुम्हें। यू हैड बॉट द टेक्स्ट बुक विस्टास फॉर क्लास 12 फ्रॉम अ नेबरहुड बुक। After browsing through the book, realized that a few pages were missing and the print overlapped on a few pages. ठीक है, तुम्हारे पास तुम्हारा एड्रेस है, तुमने एक बुक खरीदी जो कौन सी थी, तुम्हारी विस्टास की बुक थी, ठीक है, तुम्हारे पड़ोस की बुक स्टोर से। लेकिन जब तुम वो बुक लाए और तुमने उसे खोला तो तुमने देखा कि कुछ पेजेस जो है वो या तो चिपके हुए हैं या फिर जो प्रिंट है वो ऊपर नीचे हुआ है। राइट अ कंप्लेंट in 125 to 150 words to the manager Don Books, Lawrence Road, Chennai, requesting him for a replacement or refund. ठीक है, यहाँ पे तुम्हें रिसीवर एड्रेस भी मिल गया और अपना सब्जेक्ट भी मिल गया। तो पहली चीज हम क्या करते हैं, सेंडर्स एड्रेस डालते हैं, 14 MG रोड पुणे महाराष्ट्र, डाल दिया। डेट डाल दी, डेट का फॉर्मेट ये होना चाहिए, डेट अपनी प्रेजेंट डेट डाल देना। फिर ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, ये मिसप्रिंट है। फिर टू
द मैनेजर, क्योंकि मैनेजर को लिख रहे हो, कहाँ का है उसका जो तुमने एड्रेस है वो डालना है, डॉन बुक्स, लॉरेंस रोड, चेन्नई, तमिलनाडु, जितना है उतना डाल दिया। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर रिप्लेसमेंट और रिफंड फॉर द बुक ड्यू टू मिसिंग पेजेस एंड ओवरलैपिंग प्रिंट, पूरा तुम्हारा सब्जेक्ट आ गया। डियर सर, सिंगल कॉमा आएगा यहाँ पे ना, एक ही कॉमा आता है। This is to bring to your notice that I had bought Vistas for class 12th from the neighboring XYZ bookstore, ठीक है, जो भी बुक स्टोर का नेम है वो डाल दोगे, ठीक है, डॉन बुक्स है तो यहाँ पे तुमने डाला डॉन बुक स्टोर, ठीक है। आफ्टर ब्राउजिंग थ्रू द बुक आई रियलाइज दैट a few pages are missing and the print is overlapping on a few page। ये तुमने देखो उसी तरीके से जो क्वेश्चन में था वहीं से डाल दिया, बस तुम्हें टेंस जो है थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिप्लेस द बुक और रिफंड द बुकिंग अमाउंट। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या तो आप मेरी बुक रिप्लेस कर दीजिए या फिर उसका जो अमाउंट है वो मुझे रिफंड कर दीजिए। आई हैव एनक्लोज्ड अ जेरॉक्स कॉपी ऑफ द बिल एंड 1 पेज ऑफ ओवरलैपिंग प्रिंट ऑफ द बुक फॉर योर रेफरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। मैंने इस लेटर के साथ जो है एक तो बिल की फोटोकॉपी, जेरोक्स याद नहीं आए तो फोटोकॉपी भी लिख सकते हो, क्लियर। फोटोकॉपी और जो ओवरलैपिंग प्रिंट वाला जो पेज है उसकी भी एक फोटोकॉपी लगाइए ताकि आप समझ जाएं कि मैं किस बुक की और क्या बात कर रहा हूँ। वेटिंग टू हेयर फ्रॉम यू सून एज दिस बुक इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। मैं आशा करता हूँ या मैं वेट कर रहा हूँ कि आपसे मुझे जल्दी ही कोई रिप्लाई मिलेगा या मेरा जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये जो बुक है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, योर सिंसियरली। लड़का है तो अरमान अग्रवाल, लड़की है तो अर्पिता अग्रवाल, ठीक है। इस तरीके से आप लेटर लिखोगे, या तो फर्स्ट वाला वो नहीं आ रहा तो सेकंड वाला। क्लियर हुई इतनी चीज। अब सेक्शन से ये तुम्हारा ग्रामर सेक्शन पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास पहला है मल्टीपल चॉइस है, ठीक है। ही वॉज डिसअपॉइंटेड ही लेफ्ट दी जॉब। इसको तुम्हें एक सिंपल सेंटेंस में बनाना है। मैंने जब तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए तुम सिंपली क्या करोगे, क्या करोगे, इसको ऐसे बताओगे। अभी देखो ये दो सेंटेंस है कि वो जो था निराश था और दूसरा सेंटेंस क्या है, उसने जॉब छोड़ दी। तो यहाँ पे अभी कोई सेंस नहीं बन रहा। दोनों को मिलाने के लिए तुमने क्या किया, सिंपल क्या इसमें से कौन सा लिखा। अब देखो फर्स्ट वाला क्यों नहीं लिख सकती, क्योंकि बीइंग डिसअपॉइंटमेंट कुछ होता नहीं है, बीइंग डिसअपॉइंटेड जरूर होता है। तो फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो गया। बीइंग डिसअपॉइंटेड ही लेफ्ट द जॉब, ठीक है। ही वॉज डिसअपॉइंटेड एंड लेफ्ट द जॉब, यहाँ एंड आ गया तो ये तो कंपाउंड हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता है। बिकॉज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ही लेफ्ट द जॉब, क्योंकि बिकॉज आ गया तो ये भी नहीं होगा, तो कौन सा सही है, बीइंग डिसअपॉइंटेड ही लेफ्ट द जॉब, ठीक है। इस तरीके से आप जो है सिंपल सेंटेंस बनाते हो, ठीक है। फिर है स्टार इज वेरी हॉट, इट इज नोन एज द सन। दो सेंटेंस है कि भाई एक स्टार है जो बहुत गर्म है और उसे सन कहते हैं, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स में बनाना है। आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाने के लिए हम या तो विच या दैट या हुज ये वाले यूज करते हैं, राइट। तो देखो तुम्हें फर्स्ट वाले में दिख रहा है द स्टार विच इज नोन एज द सन इज वेरी हॉट, एक स्टार जो सन कहलाता है बहुत गर्म है। अच्छा बाकी का ऑप्शन द स्टार इज वेरी हॉट एंड नोन एज द सन, एंड आ गया तो ये तो कंपाउंड हो गया, तो ये तो गलत है। द स्टार नोन एज द सन इज वेरी हॉट, कोई मतलब ही नहीं बना। हॉट स्टार इज नोन एज द सन, इसका भी कोई मतलब नहीं बना, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते। तो बचा कौन सा, फर्स्ट वाला, इसलिए फर्स्ट वाला करेक्ट है। ही केम टू माई हाउस ही रिमेन्ड साइलेंट। अब तुम्हारे पास एक कंपाउंड एंड लगा सकते हो, बट लगा सकते हो। अब एंड और बट वाले हैं, इनको दोनों को देखते हैं हम। ही केम टू माई हाउस एंड रिमेन्ड साइलेंट। कंपाउंड सेंटेंस यूज करने के बाद आपको दो बार प्रोनाउन या सब्जेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम जो है फर्स्ट वाला सही लगा रहे हैं, ठीक है। He came to my house and remained silent, या he came to my house but remained silent, दोनों में से कोई भी लगाओगे सही ही होगा, ठीक है। इस तरीके से तुम कर लोगे। बस कंपाउंड में वो कंजक्शन आना चाहिए एंड या बट वाला, है ना। ही इज नॉट विदाउट होप फॉर हिज सक्सेस। नॉट विदाउट होप, तो ये तो नेगेटिव हो गया, इसको तुम्हें अफर्मेटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो नॉट विदाउट होप को तुम होपफुल बोलोगे। अब देखो सब में होपफुल है, ही इज होपफुल ऑफ हिज सक्सेस, तो यहाँ तो फॉर है तो ऑफ तो नहीं होगा, ये वाला रॉन्ग है। ही हैज होप फॉर हिज सक्सेस, ये वाला हो सकता है, लेकिन हमें तो सिंपल बस इज वाला बनाना है, तो इसलिए हम हैज भी नहीं लगा रहे। ही इज होपफुल फॉर हिज सक्सेस, ये वाला सही है, ठीक है। क्योंकि वेरी मच होपफुल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने सिर्फ लिखा है नॉट विदाउट होप, मैंने कोई वो नहीं लिखा नॉट मच या कुछ, इसलिए मैं वेरी मच नहीं लगा रही। मेरे को क्योंकि सिंपल सा सेंटेंस बनाना था, इसलिए मैंने ही इज होपफुल फॉर हिज सक्सेस वाले को करेक्ट कर दिया, ठीक है। इट इज विश्ड दैट यू मे गेट दिस पोस्ट, एक्सक्लेमेटरी बनाना है। एक्सक्लेमेटरी में क्या करते हो आप, अपना कोई
एक्सप्रेशन व्यक्त करते हो। तो भाई ये विश है कि भाई तुम्हें ये पोस्ट मिला है, तो मैं सिंपल बोलूँ ना ऐसे, तो मे यू गेट दिस पोस्ट। आप बोलोगे दिस और दैट क्यों क्यों हुआ मैम? क्योंकि तुम उसे बोल रहे हो दिस, यही है, तुम्हारे पास ही ये पोस्ट है ना, तुम वही हो, इसलिए मैंने बोला दिस। ठीक है, समझ आ गया? इस तरीके से तुम करोगे। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखो ये डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमर्स में है, ठीक है, यहाँ पे भी है इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो ये कौन से अभी डायरेक्ट में, इसको अगर इनडायरेक्ट में करना है तो हम क्या करेंगे? द लीडर सेड, अभी कराया मैंने, सेड को क्या लिखोगे? टोल्ड। तो तुम्हारा जो है मैं यहाँ लिखती हूँ, द लीडर टोल्ड, द लीडर टोल्ड, फिर हम कोई कंजक्शन लगाते हैं, सिंपल लगा देते हैं दैट। अब यहाँ पे देखो उसका एग्जैक्ट वर्ड लिखा है, लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम हैप्पी टू बी विद यू। अब तुम किसी और को बता रहे हो तो तुमने क्या बोला? द लीडर टोल्ड दैट ही, अब यहाँ पे पास्ट में हो जाएगा तो वॉज, ही वॉज, फिर हैप्पी टू बी विद अस। ये हो गया तुम्हारा इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट में क्या लिखा था कि भाई लीडर ने बोला या कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ यहाँ पर, है ना। अब अगर इसी को मुझे इनडायरेक्ट करना था तो मैंने क्या बोला कि भाई लीडर ने बोला दैट वो जो है बहुत खुश था हमारे साथ। ठीक है, तो तुमने थर्ड पर्सन को बात बताई है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे अस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक से दो ज्यादा लोगों की बात थी, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसलिए। ठीक है, क्लियर? शैल वी मीट एट द थिएटर ही सेड। अब देखो वो पूछ रहा है, क्वेश्चन है शैल वी मीट एट द थिएटर, क्या हम थिएटर में मिले? उसने क्या पूछा, क्या हम थिएटर में मिले? क्योंकि उसने पूछा तो यहाँ सेड क्या हो जाएगा अब? आस्क्ड। तो तुम यहाँ पे कैसे लिखोगे इसको? मैं यहाँ लिखती हूँ, ही आस्क्ड दैट। ठीक है, समझ आ रहा है क्या लिखा मैंने? ही, दिख रहा है यहाँ पे मैंने क्या लिखा? ही आस्क्ड दैट, या फिर ही आस्क्ड, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, इरेजर का, ही आस्क्ड टू हिज, क्योंकि इसने अपने फ्रेंड से पूछा होगा, या तो फ्रेंड्स टू मीट एट द थिएटर। ठीक है, ही आस्क्ड क्योंकि उसने पूछा ही होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या करते हैं, हम पूछते हैं। तो मैंने क्या किया, उसको इनडायरेक्ट में करने के लिए मैंने लिखा ही आस्क्ड टू हिज फ्रेंड्स टू मीट एट द थिएटर। इस तरीके से तुम लिखोगे। ठीक है, फिर एक कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलो, इसमें से तुम्हें एक ही करना है, दोनों नहीं करने, तुमसे बोला एक करने को, मैं तुम्हें दोनों सॉल्व करके दे रही हूँ ताकि तुम कोई एक सॉल्व कर सको अगर आ जाए तो, है ना। इसमें से भी तुम्हें सेम एक ही करना है, लेकिन मैं दोनों सॉल्व करूंगी। शी इज टेलिंग अ लाई, इट इज क्लियर। इसको मुझे क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स। तो मैंने सिंपल लिखा, इट इज श्योर दैट, क्योंकि क्लियर और श्योर एक ही बात है ना, दैट शी इज टेलिंग अ लाई। ठीक है, यहाँ पे कोई तुम्हें वो इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नहीं करना है, सिर्फ सिंपल इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, दो सेंटेंसेस थे तो उन्हें ज्वाइन करना था। तो मैंने क्लियर को क्या लिखा? श्योर। यहाँ पे तुम इट इज क्लियर भी लिख सकते हो कि भाई इट इज क्लियर दैट शी इज टेलिंग अ लाई। ठीक है, श्योर नहीं आ रहा तो तुम क्लियर भी लिख सकते हो, सही होगा, वो भी गलत नहीं होगा। इट इज क्लियर दैट शी इज टेलिंग अ लाई। समझ आ गई इतनी कहानी? द बॉय फेल्ड मैनी टाइम्स, ही गेव अप हिज स्टडीज। सिंपल, कंपाउंड में बनाना है तो तुमने क्या किया, ये तो एज इट इज रखा और फुल स्टॉप हटा के लगा दिया सो, और लिख दिया यहाँ पर he gave up his study।
ठीक है, समझ आई कहानी? मैंने क्या किया, द बॉय फेल्ड मैनी टाइम्स सो ही गेव अप हिज स्टडीज, बस मैंने वो फुल स्टॉप हटा के सो लगा दिया और बाकी का बाकी वैसा ही लिख दिया, तो ये तुम्हारा कंपाउंड हो गया। फिर इसमें से भी कोई एक करना है। अब तुम्हें इसमें देखो एक्टिव है तो पैसिव बनाना, यहाँ लिखा है इट इज टाइम टू रिमेन कैरियर कॉन्शियस। ठीक है, ये वक्त है ऐसा कि भाई आप अपने करियर के बारे में सोचो। अब मुझे इसको क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, इट इज टाइम टू रिमेन कैरियर कॉन्शियस। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, कैरियर कॉन्शियस को क्या किया, ऑब्जेक्ट बना देंगे, सॉरी सब्जेक्ट बना देंगे यहाँ पर। तो सिंपल मैंने क्या लिखा, यहाँ लिख रही हूँ मैं, पेन चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इसको, इट इज टाइम, क्या लिखा मैंने, इट इज टाइम। अब जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, इट इज टाइम फॉर करियर कॉन्शियस, क्या लिखा मैंने, इट इज टाइम फॉर करियर कॉन्शियस, और अब ये जो टू रिमेन है वो मैं उधर डाल दूंगी, तो मैंने लिखा टू रिमेन। समझ आई? फिर है नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट देन दी रोज, सुपरलेटिव बनाना मतलब भाई इससे अच्छा कोई फ्लावर ही नहीं है, तो मैंने सिंपल क्या लिखा, द रोज इज दी, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, स्वीटेस्ट, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट पता है ना, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल अदर फ्लावर्स, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से तुमने सुपरलेटिव बना दिया कि भाई रोज से ज्यादा स्वीट तो कोई दूसरा फ्लावर है ही नहीं। फिर है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आप इसमें से कोई एक को करेक्ट करना है। ही इज एलिजिबल टू द पोस्ट, तो टू नहीं होता, हम क्या कहते हैं कि भाई ये इस पोस्ट के लिए बिल्कुल ठीक है, तो के लिए, तो टू की जगह क्या आएगा यहाँ पर, ये टू हटकर क्या हो जाएगा, फॉर, बस बाकी पूरा सेंटेंस करेक्ट है। आई आस्क्ड हिम हाउ डिड ही कम देयर, मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ कैसे आया, तो देयर नहीं होगा, क्या होगा, देयर हटके क्या हो जाएगा, और, या फिर इसको रुको और इजी वाला बता देती हूँ तुम्हें, इसमें हम कम को केम कर देते हैं। क्यों किया मैंने, ठीक है, आई आस्क्ड हिम हाउ डिड ही केम हियर, या फिर देयर। ठीक है, चलो इसको भी हेयर कर देते हैं और सही रहेगा सेंटेंस। इस तरीके से आप जो है करेक्ट करोगे सेंटेंस को। समझ आ गई कहानी? नेक्स्ट, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। अब देखो क्या होता है कि सेंटेंस जो वर्ड्स है ना वो बोलने में सेम लगते हैं, स्पेलिंग्स अलग होती है। जैसे एक तरफ लिखा है पीस और एक तरफ लिखा है पीस, है ना, तो पहले वाले पीस का मतलब तो क्या हुआ, शांति। ठीक है, और दूसरे वाले पीस का मतलब क्या हुआ, टुकड़ा, या कहते हैं ना स्लाइस किसी चीज का। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, या तो इन दोनों के सेंटेंस बनाओ या इन दोनों के सेंटेंस बनाओ। ठीक है, तो अब पहला है मेरे पास पीस, यहाँ वाला यहाँ पे लिख रही हूँ मैं पीस का। ठीक है, पीस, शांति, तो सिंपल क्या लिख सकते हो तुम, वी वॉन्ट टू लिव इन पीस, हम शांति से रहना चाहते हैं, सिंपल है ना। फिर दूसरा है तुम्हारे पास पीस, टुकड़ा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, आई वॉन्ट अ
पीस ऑफ केक, मुझे केक का एक पीस चाहिए या स्लाइस चाहिए ना, पीस लिखोगे। समझ आ गया? इस तरीके से आप जो है सेंटेंस बनाओगे जिसमें आपको मीनिंग भी पता चले कि भाई पीस का मीनिंग क्या है, पीस का मीनिंग क्या है। वैसे ही है वेदर और वेदर, ठीक है। पहले वाले वेदर का मतलब क्या है, मौसम। इस वाले का मतलब क्या है, मौसम। और ये है या, ठीक है, या तो ये या तो ये, ठीक है। अब जैसे मैंने इस वाले वेदर के लिए क्या लिखा, क्या बनाया सेंटेंस, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, एक सेकंड, ये क्यों मिट गया, वेट, द वेदर इज हॉट टुडे, या फिर गुड टुडे, ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई आज मौसम जो है गर्म है या अच्छा है। गुड लिखोगे तो अच्छा है, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे मैं वेदर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देख लो एक बार फिर आगे लिखूं, मैंने लिखा आई वंडर वेदर इट विल बी क्लाउडी, और ठीक है, जब वेदर यूज करते हो तो और आता है साथ में, ठीक है, सनी टुडे, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि आज सनी रहेगा वेदर या फिर क्लाउडी रहेगा। तो यहाँ पे जो वेदर है वो या के साथ आया है ना, ठीक है। और वहां पे जो वेदर है उसका मतलब क्या है, खुद ही का मतलब क्या है, मौसम, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे, दिख रहा है। चलो, अब तुम्हें ट्रांसलेट करना है पैसेज। तो तुम्हारे पास लिखा है विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम में रुचि नहीं थी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या मतलब हुआ, विद्यार्थी का मतलब हुआ स्टूडेंट, जीवन लाइफ, गांधी जी को व्यायाम एक्सरसाइज, रुचि इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो थे टफ वर्ड्स थे पहले मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स हैं, विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम में रुचि नहीं थी, तो मैंने इसको क्या लिखा, इन हिज स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी जीवन में, तो इन हिज स्टूडेंट लाइफ गांधी जी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सरसाइज। वॉज नॉट इंटरेस्टेड, वॉज और इंटरेस्टेड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे नहीं थी लिखा हुआ है, पास्ट में बात चल रही है, इसलिए क्या लिखोगे तुम, वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड, पास्ट में यही करते हैं हम, तो वही हमने यहाँ पर किया। फिर यहाँ नेक्स्ट था तुम्हारा स्कूल बंद होते ही वह घर चले जाते थे और अपने पिताजी की सेवा करते थे, ठीक है। अब मैंने इसको क्या लिखा, एज सून एज द स्कूल वॉज ओवर, ठीक है, एज सून एज, स्कूल बंद होते ही, है ना, वॉज ओवर, ओवर खत्म होना, बंद होना, तो स्कूल बंद होते ही यूज्ड टू गो होम एंड सर्व हिज फादर, ठीक है, हिज लिख दो यहाँ पर। तो मैंने क्या लिखा कि भाई जैसे ही स्कूल बंद हो जाता था वह अपने घर जाकर अपने पिताजी की सेवा करते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, शनिवार को प्रातःकाल का स्कूल था, ठीक है, शनिवार सैटरडे और प्रातःकाल मॉर्निंग, तो इट वाज मॉर्निंग स्कूल ऑन सैटरडे, शनिवार को प्रातःकाल का स्कूल था तो इट वाज मॉर्निंग स्कूल ऑन सैटरडे। फिर गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम के 4 बजे स्कूल पहुंचना था, पहुंचने के लिए हम क्या लिखते हैं, रीच, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, गांधी जी हैड टू, क्योंकि मैंने लिख रही हूँ पहुंचना था, तो था के लिए हमने क्या लेना पड़ेगा, हैड, पास्ट लेना पड़ेगा। गांधी जी हैड टू रीच स्कूल एट 4 o'clock इन द इवनिंग फॉर एक्सरसाइज, मतलब उनको 4 बजे पहुंचना था, किस लिए,
कब? शाम को। किस लिए? एक्सरसाइज करने के लिए, व्यायाम करने के लिए। उनके पास घड़ी नहीं थी। घड़ी, वॉच। ही डिड नॉट हैव अ वॉच। उनके पास कोई घड़ी नहीं थी। बादलों के कारण सही समय ज्ञात ना हो सका। द एग्जैक्ट टाइम, सही समय, कुड नॉट बी असर्टेन्ड, ज्ञात, ड्यू टू क्लाउड्स। कारण क्या था? बादल। तो द एग्जैक्ट टाइम कुड नॉट बी असर्टेन ड्यू टू क्लाउड्स। ठीक है, कि बादलों के कारण भाई सही टाइम ज्ञात नहीं हो पाया। गांधी जी उस समय स्कूल पहुंचे जब अन्य छात्र अपने अपने घर लौट चुके थे पास। तो गांधी जी रीच्ड, रीच क्या हो जाएगा अब? ईडी, रीच्ड द स्कूल व्हेन अदर स्टूडेंट्स हैड रिटर्न्ड टू देयर रेस्पेक्टिव होम्स। ठीक है, मतलब अपने अपने घर, तो रेस्पेक्टिव, अपने अपने। ठीक है, फिर क्या है उसके बाद? दूसरे दिन प्रधानाचार्य ने रजिस्टर देखा तो गांधी जी को अनुपस्थित पाया। प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, अनुपस्थित, एब्सेंट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? दूसरे दिन, द नेक्स्ट डे, व्हेन द प्रिंसिपल सॉ द रजिस्टर, जब प्रधानाचार्य ने रजिस्टर देखा, ही फाउंड गांधी जी अनअटेंडेड या फिर एब्सेंट। ठीक है, एब्सेंट भी लिख सकते हो, अनअटेंडेड याद नहीं रहता तो एब्सेंट। ठीक है, उन्होंने गांधी जी को अनुपस्थित पाया। जब उन्होंने कारण पूछा, या जब उनसे कारण पूछा गया, तो उन्होंने जो हुआ था बता दिया। मतलब when he was asked the reason, कारण का मतलब रीजन। तो जब उनसे रीजन पूछा गया, he told what had happened, जो भी हुआ था उन्होंने वो बताया। प्रधानाचार्य को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। विश्वास, ट्रस्ट, है ना? तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? द प्रिंसिपल डिड नॉट बिलीव हिज वर्ड्स एंड गांधी जी वॉज फाइंड, और गांधी जी पर जुर्माना कर दिया गया। गांधी जी दुखी हुए कि उन्हें झूठा समझा गया। गांधी जी वॉज सैड दैट ही वॉज कंसिडर्ड अ लायर। तो इस तरीके से जो मेन मेन वर्ड्स होते हैं ना, तुम्हें उनका देखना है पहले तो, कि भाई किस तरीके से उनका क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उन्हें, और बस तुम्हें नॉर्मल टेंस जो मैंने और जो भी तुम्हें पढ़ाया है, सब्जेक्ट वर्ब, इस सब चीज़ों को यूज करके तुम्हें करना है। ठीक है, टेंसेज और सब्जेक्ट ऑफ वर्ब जो है वो एएसएल फाउंडेशन वाले चैनल पे पढ़ा है मैंने, तो उस पर देख लेना। ठीक है, फिर लास्ट है तुम्हारा लिटरेचर। लिटरेचर में बिहार, सॉरी, यूपी वाले बच्चों को इसलिए करा रही हूँ क्योंकि उनका आरबीएससी वाला ही सिमिलर ही है ना? तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। देखो 4 मार्क्स के हैं, कोई एक करना है। अब कोई एक, ये मत सोचो मैम यहाँ चार चार है तो ये चार का ही होगा बस, तो 8 क्यों लिखा है? तो तुम्हारे पास ए में से जो है एक करना है तुम्हें, फिर तुम्हारे पास बी भी है जिसमें से एक करना है। तो मतलब क्या हुआ कि भाई इन दोनों में से कोई एक करना है और इन दोनों में से कोई एक करना है। तो पहला है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा था? द लास्ट लेसन वाला चैप्टर है ना, उसकी बात हो रही है। तो बुलेटिन बोर्ड डिस्प्लेड द न्यूज दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। द टीचिंग ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज डिस्करेज एंड हैड टू बी डिसकंटिन्यू। तो बुलेटिन बोर्ड पे ये लिखा हुआ था कि भाई ना बर्लिन से एक ऑर्डर आया है, कहाँ पर? एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में, जो स्कूल था फ्रांस का, है ना, कि भाई अब जो है फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो या तो ये वाला, ये नहीं याद आ रहा तो तुम्हारे पास सेकंड है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज ड्रम्स। ठीक है, ड्रम्स नहीं है, ये डम्प्स है। वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। अब देखो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके 2 पार्ट है, तो तुम ऐसा नहीं करोगे पहले इसका लिख दिया फिर इसका लिख रहे हो, नहीं, कंटिन्यूटी में चलेगा तुम्हारा। तो तुम्हारे पास है व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प, वेयर इज ही एंड वेयर ही हैज कम फ्रॉम। साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प। साहिब क्या ढूंढ रहा था? गोल्ड। अब गोल्ड का मतलब सोना नहीं है यहाँ पे, सिक्के या कुछ खाने पीने के लिए ऐसा ढूंढ रहा था। ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर। वो कहाँ पर है? ऑथर के वहां पर है जहाँ पे ऑथर का मोहल्ला है। साहिब हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश। ही केम विद हिज मदर इन 1971। अब जब मैंने तुम्हें चैप्टर पढ़ाया था तो तुम्हें मैंने बोला था कि भाई ये चीजें याद रखना कि कहाँ से आया था, कब आया था, तो वही लिखना है। हिज हाउस वाज सेट अमिज द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। अमिज बीच में, मतलब ढाका के जो हरे हरे पूरे फील्ड थे उनके बीच में उसका घर था। स्टॉर्म स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। लेकिन क्योंकि तूफान आने की वजह से उनके जो सारे घर और खेत थे सब खराब हो गए थे, सो दे लेफ्ट द कंट्री। तो उन्होंने कंट्री ही छोड़ दी। ठीक है, अब तुम्हें इन दोनों में से एक करना है, ऐसा नहीं कि ये 4 का ये 4 का है, इन दोनों में से कोई एक करना है। तो तुम्हें 4 मार्क्स मिलेंगे। ये दोनों मत करके बैठ जाना, टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं, तुम्हारी मेहनत बर्बाद। दोनों में से कोई एक।
वैसे अगर बी है तो इन दोनों में से कोई एक करोगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे। जैसे हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू ए सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश कैसे अलग था अपनी फैमिली से ना, उसकी जो एटीट्यूड था उसमें क्या चेंज था। मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ ग्लास बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। इवन दो द चिल्ड्रन ऑफ सच फैमिलीज यूजुअली कैरी ऑन देयर फैमिली प्रोफेशन, मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक एंड ड्राइव अ कार। मुकेश कहाँ से बिलोंग करता था, ऐसी फैमिली से जो क्या बनाते थे, ग्लास बैंगल्स बनाते थे, चूड़ियाँ बनाते थे काँच की। तो अब जैसी वहाँ की फैमिलीज़ थी, तो वहाँ के बच्चे जो है क्या करते थे, वही प्रोफ़ेशन आगे चलाते थे। मतलब वो जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा हुआ था। ऐसा एक समझो प्रथा हो गई थी कि भई जो बच्चा यहाँ पैदा हुआ है, वो यही काम करेगा, है ना? लेकिन मुकेश में हिम्मत थी, मुकेश में एक चाह थी कि वो ये काम नहीं करके वो क्या करना चाहता था, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था और एक कार ड्राइव करना चाहता था। Unlike his family members and other of his community, he has dared to dream. अपनी फैमिली जैसा नहीं, उनकी कम्युनिटी जैसा नहीं, उसने एक हिम्मत की थी सपना देखने की। या तो ये वाला, ये नहीं याद आ रहा तो व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस क्यों, मतलब बस इरादा पक्का कर लिया था उसने कि अब तो उसे जो है इस जो डर है पानी का उससे निजात चाहिए। He was determined to get rid of his fear of water because he had suffered a lot depriving himself from various water sports like boating, fishing and canoeing etc. क्योंकि क्या होता था, वो पानी में कैसे भी जाता था ना, तो वो कुछ भी नहीं कर पाता था। वो डर हमेशा वापस आ जाता था कि भाई क्या बोलते हैं, ना तो वो बोटिंग कर पाता था, ना वो कैनोइंग कर पाता था, ना वो फिशेस पकड़ पाता था। तो उसने क्या किया कि अब तो इस डर पे जो है अपनी पकड़ लानी पड़ेगी। दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। फिर है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। अब देखो तुम्हारे पास कितने हैं, ए और बी, ठीक है। ए और बी में से अब यहाँ कोई एक करना है। तो पहला है तुम्हारे पास, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट। ये कौन सा है, वो इंडिगो वाले चैप्टर का है कि भाई कैसे वो जो चंपारण वाला एपिसोड था उसने लाइफ ही बदल के रख दी थी वहां के किसानों की। गांधी जी नेवर कंटेंटेड, कितने मार्क्स का है, देखो 7 मार्क्स का है, तो इस हिसाब से लिखना भी पड़ेगा। गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन। He saw the cultural and social backwardness in the Champaran village. He wanted to do something about it immediately. गांधी जी ना संतुष्ट नहीं थे, कंटेंटेड संतुष्ट नहीं थे। बस वो जो हुआ ना कि भाई उनको जो है अपना लैंड और सब वापस मिल गया, वो इस चीज़ से संतुष्ट नहीं थे। वो क्या चाहते थे कि यहाँ के लोग साफ सफाई, एजुकेशन, अच्छी चीज़ें सीखें, मतलब सोशली भी अच्छे हों। उनका ये था, ठीक है। ही अपील टू टीचर्स एंड देयर वाइव्स एंड टीचर्स फ्रॉम वेरियस सिटीज एंड वॉलंटियर्ड देम टू टीच। उन्होंने अपील करना, मतलब एक कहते हैं ना कि भाई रिक्वेस्ट की, बात की कि भाई टीचर्स और उनकी वाइफ से कि आप यहाँ आके इन बच्चों को पढ़ाओ, और उनकी वाइफ से बोला कि इनको साफ सफाई वगैरह ये सारी चीजें सिखाओ। प्राइमरी schools were opened in 6 villages. Some sort of medical services was also started. This is how the episode of Chambharan changed the plight of the peasant. प्राइमरी स्कूल्स स्टार्ट हो गए थे 6 विलेजेस में, मेडिकल की सर्विसेज कुछ कुछ सर्विसेज मिलने लग गई थी, है ना। और इस तरीके से जो है उनकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे चेंज हो रही थी। ये नहीं आ रहा तो तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन है, हाउ डज द मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप सर्व द हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिकमेंट। अब तुम बच्चे मुझसे बोलते हो कि मैम चैप्टर्स के तो नहीं आते, है ना। तुमने मुझसे क्या क्वेश्चन किया था कि मैम सिर्फ पोएट्री के ही ना सेंट्रल आइडिया और थीम आते हैं, ऐसा नहीं है, चैप्टर्स के भी आ जाते हैं, और ये उसी का एक उदाहरण है। मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप सिग्निफाइज दैट द वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली टू ट्रैप पीपल बाय सेटिंग बेट्स फॉर देम। व्हेनेवर समवन इज टेम्प्टेड बाय द लग्जरीज ही एंड्स अप बीइंग कॉट इन अ डेंजरस ट्रैप। ठीक है, तो मेटाफर यहाँ पे क्या था रेड ट्रैप का, कि भाई जो वर्ल्ड है वो भी एक रेड ट्रैप से कम नहीं है, वो भी ऐसी बेट्स बिछाता है जिसकी वजह से लोग उसमें फंस जाते हैं। द ऑथर thus makes a much deeper comment on the woeful plight of those in pursuit of the worldly pleasures which often lead them to unfortunate situation। तो ऑथर ने यहाँ पे एक बहुत डीपर कमेंट बोला है, बताया है कि भाई जो लोग ये जो लग्जरीज और ये पैसा के पीछे भागते हैं ना एक दिन खुद को ऐसे ही किसी रेड ट्रैप में कैद पाते हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हो, या जो मैंने तुम्हें लिखवाया वो भी यहाँ लिख सकते हो। The story helps in realizing the importance of general goodness and kindness. The peddler is saved from the snare of the huge rat trap called world only when he appreciates the kindness to him by Adla। ये जो स्टोरी है ये तुम्हें ये बताती है कि भाई गुडनेस और काइंडनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, अच्छाई और नरमाई, है ना, नरमी किसी के साथ कितनी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर एडला पेडलर के साथ नरमी नहीं बरतती, अच्छाई नहीं दिखाती, तो कभी भी पेडलर उस रेड ट्रैप से बाहर निकल नहीं सकता, है ना।
रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यहाँ पे तुम्हें एक पोएम का जो है कोई भी पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन एंड आंसर्स करने। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारी पोएम कौन सी, आंट जेनिफर्स टाइगर, उसका जो एक पैराग्राफ है, आंट जेनिफर्स tigers prance across a screen, bright toppers denizens of a world of green, they do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek shiver like certainty। ये मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स पे आते हैं। नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दिस लाइन्स, इजी है बहुत। द पोएम इज आंट जेनिफर्स टाइगर एंड द पोएट इज एड्रियन रिच। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कितने मार्क्स का है, बस 3 मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स मतलब एक मार्क का ही होगा, है ना, क्योंकि देखो 2 हैं। अच्छा, एक ही है, तो मतलब 2-2 मार्क्स के हैं, तो बस 2 लाइन का बहुत है यहाँ पे। What are Aunt Jennifer tigers doing? How do they look like? The tigers are seen prancing on the screen. They are yellow like topaz. Topaz का होता है precious stone. Where do they live? Who are they not afraid of? कहाँ रहते हैं? Green forest में रहते हैं. They are fearless and are not afraid of the man beneath the tree. अब तुम्हें सेंट्रल आइडिया बोलना है, मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट मार्क कराए थे, देख लो। कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66, मोस्टली इसके ही आते हैं। ठीक है, जो मॉडल पेपर है उसमें भी कीपिंग क्वाइट और अ थिंग ऑफ ब्यूटी तो है ना। तो यहाँ पे अब तुम्हें जो मैंने लिखवाया है वो भी लिख सकते हो, ये वाला भी लिख सकते हो, दोनों तुम्हारे ऊपर है। Keeping quiet, in this poem, Pablo Neruda has emphasized the importance of introspection. Man has become very selfish and his own action cause him many miseries. The world today stands divided by the man-made boundaries of caste, creed, race, religion, language, cultural, nationality and geographical division. ठीक है, इस पोएम में पाब्लो नेरुडा ने हमें बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है खुद को इंस्पेक्ट करना, है ना, खुद को देखना, क्योंकि मैन जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया है, मतलबी हो गया, और उसके खुद के एक्शन ही क्या करते हैं, उसे कष्ट भी देते हैं। जो वर्ल्ड है आज क्या है, पूरा डिवाइड हुआ है। क्यों? हम इंसानों ने बाउंड्रीज बना दी हैं, कास्ट की, रेस की, कलर की, रिलीजन की, लैंग्वेज की, और यहाँ तक कि ज्योग्राफिकल डिवीजन भी कर दिया है, सारी कंट्रीज भी अलग अलग बांट दी गई हैं। वी नीड टू राइज अबव दीज स्मॉल इश्यूज एंड लुक एट द लार्जर पिक्चर। ठीक है, ये लुक है। The poet talks about the necessity of creating a feeling of mutual understanding among human beings and discusses the need of maintaining peace। यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है हमसे कि भाई जो है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो ह्यूमन बींग्स के बीच, तो कोई वॉर ना हो, कुछ भी लड़ाई ना हो, और शांति बनी रहे। अब जो है दूसरा वाला, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, द पोएम कन्वेज द मैसेज दैट द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट ट्रांसेट्स टाइम, इट विल नेवर फेड अवे। तो यहाँ पे क्या बताया हमें इस पोएम ने कि भाई थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, मतलब कोई भी खूबसूरत चीज जो है वो हमेशा के लिए खुशी दे जाती है आपको। ठीक है, टाइम के साथ जो है चलती रहती है और कभी भी फेड नहीं होती। ब्यूटी हैज द पावर टू रिमूव डार्कनेस एंड नेगेटिविटी एंड हेल्प अस सर्वाइव व्हेन देयर इज अ डर्थ ऑफ नोबल नेचर और व्हेन वन इज सराउंडेड बाय इविल। ब्यूटी जो है हमें हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है, कभी भी ऐसा कोई मतलब नेगेटिविटी से हम दूर रहते हैं, और कुछ भी हमारे आसपास इविल होता है उससे भी दूर रहते हैं। Our earth is replete with innumerable natural objects full of beauty. These enliven in our spirits and remove the pall of despondency, misery, sadness and suffering। ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो भी क्या करती है, ऐसा ही लगता है कि भाई सर्दी में क्या होता है, ऐसा लगता है बिल्कुल मर गई, फिर जब गर्मी आती है तो ऐसा लगता है कि वापस जिंदा हो गई। ऐसे ही हमारी जो लाइफ है वो भी चलती है, और ऐसे ही जो सैडनेस सोसाइटीज हैं वो भी आती हैं एक टाइम, तो जाती भी हैं। तो यहाँ पे वही बात हुई है। फिर लास्ट था हमारा My Mother at 66. The poem's central idea is aging, which is an eternal law of nature. Everything has to change one day from the moment we are born to the moment we die. There are numerous physical, mental, and emotional changes. We meet many people in our lives, make friends, and make people leave us. Many people leave us. When people we care about leave us, we experience a certain level of pain. ये poem जो है किस चीज पे based है? Aging पे। Aging बूढ़े मतलब एजिंग होना, एक ग्रो अप वाली जो स्टेज है पूरी, जो है आप बूढ़े हो जाते हो उसके बाद जो स्टेज है वहाँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर चीज़ जो है जो पैदा हुई है उसे मरना भी है। ऐसे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल चेंजेस भी आते हैं एजिंग के साथ-साथ। हम हमारी लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत दोस्त बनाते हैं, और कुछ लोग हमें छोड़ भी जाते हैं। और जो लोग जिनकी हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, जब वो हमें छोड़ जाते हैं, यानी कि या तो कुछ जैसे लड़ाई वगैरह हो गई या फिर उनकी डेथ हो गई, तो हमें एक बहुत ज़्यादा दुःख होता है। द पोएम इज़ एंटायरली फोकस्ड ऑन दैट पेन, और वही जो छोड़े जाने वाला दर्द है उसी पे ये पोएम पूरी बेस्ड है। The poet also mentions a mother and daughter's close relationship, a deep feeling filled with love and warmth, as well as apprehension
द फियर ऑफ लूजिंग समवन हु इज इंडिस्पेंसिबल इन वंस लाइफ। ठीक है, यहाँ पर जो है पोएम जो है वो पोएट ने क्या बताया भाई, एक माँ बेटी का रिश्ता बताया है, और ऐसा रिश्ता है कि भाई आप रिप्लेस नहीं कर सकते अपनी मदर को कभी भी। और यहाँ पे पोएट जो है वो बता रही है कि भाई कितना मतलब फील हो रहा था उन्हें, ऐसा लग रहा था कि उनकी मदर जो है मर ही गई हैं, या फिर अब नेक्स्ट टाइम मैं उनसे कभी मिल नहीं पाऊंगी। तो वो जो पेन है यहाँ पे वो सारी बात हुई है। अब यहाँ पे देखो इसमें से भी कोई एक करना है, ए में से और बी में से कोई एक करना है। तो यहाँ पे व्हाई डिड द राइटर गो टू द कॉइन डीलर, कॉइन डीलर के पास हमारा जो राइटर है वो क्यों जाता है। व्हेन द नरेटर वेंट टू द स्टैम्प and coin store, he came to know that Sam has bought $800 worth of old currency. That ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business. He always wanted to do that. तो जब नरेटर वहां जाता है कॉइन डीलर के पास, तो वो देखता है कि उसका जो दोस्त होता है सैम, उसने इतने सारे जो है पैसे की करेंसी चेंज कराई होती है, जो कि काफ़ी था कि वो जो है क्या बोलते हैं हे चारा वगैरह जो है ले पाए और एनिमल्स को फीड कर पाए, क्योंकि वो हमेशा से यही बिजनेस करना चाहता था। ये नहीं याद आ रहा तो तुम्हारे पास दूसरा है कि भाई टाइगर किंग के बर्थ पर, या जब टाइगर किंग पैदा हुआ था तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रिडिक्शन की थी। When the Tiger King was 10-day-old infant, the chief astrologer had predicted that a tiger would be responsible for the king's death. So the king went on a tiger killing spree, but it was a wooden toy tiger that caused the Tiger King's death. ठीक है, जब कितने 10 दिन के ही थे इन्फेंट, मतलब बिल्कुल छोटे से बच्चे ही थे टाइगर किंग, तब एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रिडिक्शन की थी कि भाई इनकी जो डेथ होगी उसका कारण कौन होगा, एक टाइगर ही होगा। तो हमारे जो टाइगर किंग हैं वो हंट करने निकल गए टाइगर, और उन्हें लगता है उन्होंने 100 टाइगर मार दिए, लेकिन अंत में उनकी मौत किससे होती है, एक वुडन टाइगर के खिलौने से उनकी मौत हो जाती है। सो डिस्पाइट गेटिंग रिड ऑल ऑफ द टाइगर्स इन एंड अराउंड हिज किंगडम, इट वाज मोस्ट आयरनिक दैट द 100 टाइगर, a wooden one, took its final revenge upon the king. A tiny sliver of wood from the wooden tiger pierces the king's right hand, which ultimately leads to his death. तो कि भाई ना सारे टाइगर्स मारने के बाद भी पूरे किंगडम में से हर जगह से, उसके बाद भी एक वुडन टाइगर, एक नॉन लिविंग थिंग से उनकी डेथ हो गई। और कैसे होती है कि उसकी जो फांस होती है वो उनके हाथ में लग जाती है, और उससे इन्फेक्शन होके पूरा जो उनका हाथ जो है पूरा ही इन्फेक्ट हो जाता है, और उससे उनकी डेथ हो जाती है। क्लियर? इन दोनों में से कोई एक करना था, अब इन दोनों में से कोई एक करना है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द विजिट टू एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका जाने का क्या मेन पर्पस था। द पर्पस ऑफ द विजिट वॉज टू नो मोर अबाउट एंटार्क्टिका। ठीक है, पर्पस क्या था एंटार्क्टिका जाने का, कि एंटार्क्टिका के बारे में और जाना जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट था। द ऑथर स्टेड देयर फॉर 2 वीक्स। इट इज अ प्लेस which stores 90% of the earth's total ice volumes. It has no trees, billboards or buildings. The visual scene ranges from the microscopic to the mighty. ऑथर वहां पर कितने 2 वीक्स रही थी, और ये ऐसी प्लेस थी जहां पर 90% अर्थ आइस वॉल्यूम्स है, वहाँ कोई ट्रीज नहीं, कोई बिल्डिंग्स नहीं, और पूरे जो विजुअल सीन है मतलब वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक से लेकर बड़े तक हर चीज देखी जा सकती थी। ये नहीं आता तो वाई डिड मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव के पास मैसेंजर क्यों आया था। द मैसेंजर केम टू डॉक्टर सदाव टू इन्फॉर्म हिम दैट द ओल्ड जनरल वॉज इन पेन अगेन एंड नीडेड हिज केयर। Hannah had thought that the servants had betrayed them, and the messenger had come to arrest Dr. Sadav for sheltering the American and enemy soldier. ठीक है, यहाँ पे ना ये ऑपोजिट हो गया, एनिमी यहाँ आएगा और एन अमेरिकन सोल्जर यहाँ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई मैसेंजर जो है वो ये आया था कि भाई जनरल जो है दोबारा उन्हें दर्द हो रहा है और तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन हाना को क्या लगा कि उसके जो सारे सर्वेंट्स थे उन्होंने उन्हें धोखा दिया और सारी बात जाके जनरल को बता दी होगी, और अब डॉक्टर सदाव को जो है मैसेंजर अरेस्ट करने आया है। इस तरीके से लिखना है। फिर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। एक करना है कोई भी। What are Geoff Green reason for including high school students in the student on ice expedition? Geoff Green का क्या रीजन था कि भाई हाई स्कूल या टीनेजर जो है उनको इस आइस एक्सपीडिशन पर ले जाया जाए। Geoff Green took the high school students to one end of the earth world to provide them the opportunity to develop the respect and understanding for the earth. वो क्यों ले गए थे, ताकि ये जो बच्चे हैं, ये जो टीनेजर्स हैं, ये जाने कि अर्थ की रिस्पेक्ट करना कितना ज़रूरी है
है ना? He wanted to make the future policy makers to experience how difficult it would have been for the earth to sustain life by rising its temperature. ठीक है? वो ये बताना चाहते थे, फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स यहाँ किसे बोला गया? हम टीनेजर्स को। क्यों? क्योंकि हमें आप फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है आगे? हम पर ही। तो वो ये बताना चाहते थे कि भाई अगर तुम अभी सँभल जाओगे, अगर छोटी-छोटी चीज़ों का अभी ध्यान रख लोगे, तो जो बड़े-बड़े प्रलय आने वाले हैं उनसे बच जाओगे। है ना? He wanted them to understand that any interference in nature can cause drastic mishappenings in the future. When the students see the ice shelves melting and collapsing, they can estimate the kinds of environment troubles ahead in the future. तो उनका क्या मानना था कि भाई अगर जब ये बच्चे ही देखेंगे कि किस तरीके से जो है आइस मेल्ट हो रही है और कोलैप्स कर रही है, गिर रही है, जिससे क्या हो रहा है वाटर लेवल बढ़ जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा और क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उससे कितना ज़्यादा आगे खतरा है। वो नहीं आता तो ये वाला कर लो। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द महाराजाज मिनियंस टुवर्ड्स हिम? डू यू फाइंड देम ट्रूली सिंसियर टुवर्ड्स हिम और दे ड्राइवन बाय फियर व्हेन दे ओबे हिम? डू वी फाइंड अ सिमिलैरिटी इन टुडेज पॉलिटिकल ऑर्डर? ठीक है, आप जो महाराजा के जितने भी जो काम करने वाले थे उनके बिहेवियर को क्या बोलोगे? क्या वो सच में उनके लिए सिंसियर थे? क्या वो सच में आज्ञाकारी थे या फिर उन्हें जो है डर लगता था कि भई या तो हमारी नौकरी चल जाएगी या मार दिया जाएगा? क्या ऐसा ही पॉलिटिकल ऑर्डर में भी यही चीज़ें हैं? So the Maharaja's minions could not give the right advice to the king because the despotic and foolish king was driven by fear of death. महाराजा के जो भी मिनियन थे, जो भी चापलूस थे, जो भी काम करने वाले थे, वो सब ने कभी उन्हें सही राय क्यों नहीं दी? क्योंकि जो महाराजा है वो पागल हो गए थे अपनी ही मौत के डर से। The minions either flattered him or remained mute. They were afraid lest they should lose their own life at the king's behest. ठीक है, जो मिनियंस थे वो उन्हें या तो उनकी चापलूसी करते थे या फिर चुप रहते थे। क्योंकि उन्हें क्या लगता था या तो वो हमारी जान ले लेंगे महाराजा अगर हमने कुछ भी बोला या फिर हमारी नौकरी चले जाएगी। ओनली द दीवान वाज कॉन्शियस ऑफ द रेजेंटमेंट दैट वाज ब्रूइंग इन द किंगडम बिकॉज़ ऑफ द किंग्स आर्बिट्ररी डिसीजंस। ठीक है, दीवान को जो है थोड़े टाइम बाद थोड़ा होश आया कि भाई अगर ये ऐसे ही पागलों की तरह टाइगर्स मारते रहेंगे तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, ये अपना संभाल तो रहे नहीं है अपनी प्रजा वगैरह को, तो वही टाइगर जो है ले आते हैं। ही शोड सम सेंस इन अरेंजिंग द 100 टाइगर that the king could kill. He had hoped that this way the king would get rid of his fear and his atrocities would cease. Unfortunately, the tiger did not die at the hands of the king. It was impossible for the minions to make the superstitious king see reason. They feared that any attempt to do so would invite punishment, even death. तो महाराज वो जो दीवान थे वो थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं कि भाई अगर मैं ही एक टाइगर लाके दे दूँगा, तो इनका ये पागलपना और ये जो डर है ये खत्म हो जाएगा। तो सारे जो उनके मिनियंस थे वो बस डरते थे, कोई उनके लिए सिंसियर नहीं था कि भाई अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो या तो जान से जाएँगे या जॉब से जाएँगे। इस तरीके से लिखना है, ठीक है? तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर आता है, यूपी बोर्ड वाले बच्चों का। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।